तो जहां पे लॉ नहीं होगा और मदर इन लॉ होगी, वहां पे कानून का राज नहीं होगा। फिर हाई कोर्ट की नीचे वाला नहीं मानता है, सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट नहीं मानता है, तो फिर इसी तरह है। अगर यही बनाना, रिपब्लिक बनानी है। मेरा बिल मुसलसल 4-4.5 हज़ार का आता है, 23,500 का 10 तारीख को दिया, अपना मोबाइल बेच के दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पीडीएम हुकूमत ने जाते जाते पाकिस्तान के अवाम पर हर तरह के बॉम्ब तो गिराए ही गिराए, लेकिन जब निगरान हुकूमत आई, इसकी मेहरबानी से पाकिस्तान के अवाम एक बार फिर चीख उठे। पेट्रोल की कीमत 300 रुपये तक पहुँच गई और बिजली के इजाफी बिल से पाकिस्तान के अवाम इस वक्त बिलक रहे हैं। और आज हमने देखा खैबर से कराची तक तमाम अक्सरियत अवाम की सड़कों पर थी, बिजली के बिल्स उठाए हुए थे, लोगों ने अपने बिल्स को जलाया। आज के दौर में लोग ये सवाल करते हैं, इतने इजाफी जो बिल्स आए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जब पिछली हुकूमत से बात की जाती है तो तमाम तर खराबियों की जिम्मेदारी वो पीटीआई की हुकूमत पर गिरा देते हैं। तो क्या वाकई ही इसके जिम्मेदार पीटीआई की हुकूमत है? और आज जो हुकूमत निगरान हुकूमत आई है, तो क्या उनसे मईशत इस वक्त संभल रही है या नहीं? अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की शराफिया की, तो उनको बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से अगर कहा जाए 220 अरब रुपए का पेट्रोल फ्री दिया जाता है, जबकि 500 अरब रुपए की बिजली शराफिया के लिए फ्री है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए ऐसी कोई सहूलत किसी भी हुकूमत ने आज तक नहीं दी। दूसरी जानिब हमने देखा इलेक्शन कमीशन के हवाले से सदर साहब उनसे मिलना चाहते हैं। बर वक्त इलेक्शंस कराने के लिए 90 दिन की मुद्दत जो आइन के अंदर तय कर दी गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है इलेक्शन एक्ट के तहत सदर साहब हमारे इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकते और वो मुलाकात करने से भी इनकारी हैं। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे अदालती महाज एक बार फिर हमें सरगर्म दिखाई दिया है और इस पर हमने देखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के लिए कुछ रिलीफ की अगर बात की या रिमार्क्स दिए, तो उस पर मुस्लिम लीग नून एकदम से मैदान में कूद पड़ी। मरियम नवाज के ट्वीट्स भी सामने आ गए और मियां नवाज शरीफ इस हवाले से क्या कहते हैं, आपको सुनवाते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी कैरियर को दांव पे लगा रहा है। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि इस तरह के इंसान जो है ना वो जानते बूझते हुए कि जी बंदा भी करप्ट है, पाकिस्तान की तबाही की है। कौन नहीं जानता कि इसको लाने वाला जनरल बाजवा था, इसको लाने वाला जनरल फैज था, और ये जानते बूझते वो अपना इसकी हमायत में खामखा निकली। जी नाज़रीन, आपने सुना मियां नवाज शरीफ इस हवाले से क्या कह रहे थे। माजी में भी अदलिया के हवाले से नून लीग गरजती और बरसती भी रही, लेकिन जब वो बात करते हैं 2017 के सेटअप को शिकस्त देने की, तो ख्वाजा आसिफ साहब अक्सर कुछ ऐसी सच बोल जाते हैं और कड़वा सच बोल जाते हैं और फिर साथ में वो ब्लेम भी इस्टेब्लिशमेंट को, जनरल बाजवा को करते हैं। हकीकत में वो क्या बातें करते हैं, आपको सुनवाते हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा था अप्रैल 2019 से। देयर यू गो, यानी कि साल भी अभी नहीं हुआ। और उसके बाद दूसरी दफ़ा जो है मार्च 2021 उसने जो है एट ए वेरी अर्ली स्टेज जो है इनको डिसअपॉइंट कर दिया था। और उसमें मेन वजह जिस तरह उन्होंने कहा था कि आप पहले पंजाब ले लें जून में, क्योंकि अप्रैल में ये बात हुई थी, और दिसंबर में आप फेडरल गवर्नमेंट ले लें। तो द ईयर कौन सा? 19 में, ठीक। उसमें जो है वो देयर एक्सट्रीम डिसप्लेयर विद द देन पंजाब गवर्नमेंट जो था वो मोटिवेट कर रहा था। अप्रोच आपने किया था, उन्होंने किया था? जी उन्होंने किया था। अच्छा, ये वो दिन है जब हमने एक्सटेंशन का उनको वोट दिया था। जी नाज़रीन, इसी पे मज़ीद हम बात करेंगे। और IMF के मुआहदे के बाद जिस तरह से आपकी खिदमत में हमने शुरू में पेश किया कि किस तरह से पाकिस्तान के अवाम पे एक बॉम्ब गिरा दिया गया और जो इजाफी बिल्स आए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इलेक्शन के इनेकाद के बर वक्त इनेकाद के हवाले से भी बात होगी और कुछ केसेस का भी जिक्र करेंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे। सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से इरफान कादिर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पे। सबसे पहले डॉक्टर ज़रका साहिबा आपसे आगाज करेंगे। ये जो बिजली के इजाफी बिल्स आ गए, लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए और लोगों की इस हवाले से हम देख रहे हैं चीखें निकल गई। क्या आपको लग रहा है कि मामला सिविल नाफरमानी की जानिब जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बात ये है जी कि जिस तरह से रजीम चेंज के बाद आपने देखा कि कल इलेक्शन कमिश्नर साहब मिले एम्बेसडर यूएस से डोनाल्ड ब्लूम साहब से, और आज हमारे बहुत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि सेनेटर थे हमारे साथ, मेरे साथ ही उनकी नशिस्त होती थी आज वो मिले, तो मुझे याद आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी कि कल इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो प्रेसिडेंट अपने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से तो मिल नहीं सके, लेकिन डोनाल्ड ब्लूम साहब को मिलना उनके लिए ऐन इबादत के बराबर था। तो माशाअल्लाह जिस मुल्क के हाल ये हो कि ब्रिक्स जो कि चाइना का बनाया हुआ है, जो कि सारा कुछ उसका करने वाला चाइना है, लेकिन चाइना वहां पे खुल के पाकिस्तान को नहीं बुला सका हमारी, और क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की जो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी है वो अपने खुद कश फॉरेन पॉलिसी है, ये नहीं जिस तरह अपना नाक काट देते हैं, अपने पाँव काट देते हैं, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी है। तो इन हालात में आपने अपने लिए तो कुछ करना नहीं है, आप तो जिनके गुलाम हैं, जिन्होंने आपको कहा है कि आप सिर्फ आप ये काम करते रहे तो आपकी नौकरियां पक्की, आपकी मुल्क से बाहर जायदादें पक्की, बस आप सिर्फ मुल्क को इतना जलील करके रखें, अवाम को जो मर्जी कीड़े मकोड़े हैं ये लोग, इनको ना खाने को मिले ना पीने को मिले, ये सारी जिंदगी इसी कश्मकश में गुजारें कि बिजली का बिल कैसे पे होगा, पेट्रोल मोटरसाइकिल में कैसे। बिल्कुल, अभी तो देखें ना लोगों की लोग सरापा एहतजाज हैं, लोग इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, तो इसका कौन मदावा, उनके दुखों का कौन मदावा करेगा? प्राइम मिनिस्टर साहब से जब सवाल हुआ कि लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, इसमें ऐसी कौन सी बात? बात यह है कि इनको कहते हैं हिज मास्टर्स वॉइस। मैंने आपको पहले ही बता दिया मास्टर कौन है। अभी एक अमेरिकन बहुत बड़ी प्रोफेसर है, उन्होंने किताब लिखी है रजीम चेंजेस के ऊपर जो अमेरिका ने कराए, सक्सेसफुल 70 रजीम चेंजेस 20वीं सदी में उन्होंने करवाए हैं। आप एग्जाम्पल ले लें, लिबिया का एग्जाम्पल ले लें, इराक का एग्जाम्पल ले लें, आप क्यूबा का एग्जाम्पल ले लें, साउथ अमेरिका पूरा हवाई पे वो काबिज हुए हैं दुनिया। और इस वक्त जिन हालात से अमेरिका गुजर रहा है, आप वो देखें कि इस वक्त अमेरिकन डॉलर एक सख्त गूनागू हालात में है, उनकी अपनी डेट सीलिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन उन्होंने जिन मुल्कों को उन्होंने जिनका खून चूसना है वो चूसते रहेंगे, और हमारी आवाम क्योंकि हम हाजिर हैं, हम गुलाम हैं, और हम अपने लोगों, आप देखिए चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, यानी कि आप प्राइम मिनिस्टर छोड़ दें, आप ये बताइए कि उनको जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं उसका हक होता है कि अगले दिन एज सून एज पॉसिबल उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करें और दिफा का हक भी हो। मैं इस पे हम दोबारा आएंगे, इस पे आएंगे। मैं जरा थोड़ा सा आगाज दे सकते तो आप तो बस हम इस मुल्क में इसलिए बिजली पे हम थोड़ा बिल्कुल मैं इस पे जरूर अभी आएंगे, दोबारा हमने इस पे डिस्कशन जरूर करनी है। जरा बिजली के बिलों पे हम फोकस करें। राना एहसान अफजल साहब, बिजली का एक यूनिट इस वक्त 65 रुपए का हो गया, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अवाम जाएं तो जाएं कहाँ, किससे वो फरियाद करें, किसके आगे जाएं अपनी फरियाद लेके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं चीज़ें क्लियर कर दूं कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो डोनाल्ड लू से नहीं मिले, डोनाल्ड ब्लूम जो पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी सफीर हैं उनसे मिले, और वो केयर टेकर सेटअप से भी मिले, और वो बाकी लोगों से भी मिलते रहते हैं। और वो जब पीटीआई की हुकूमत थी केपीके में, वो उनसे भी मिलते थे, बल्कि उनके लिए रेड कारपेट इन्होंने बिछाया जब ये झूठ बोलते थे कि अमरीकी साजिश हुई है। तो वो झूठ का तो भांडा फूट चुका है। अवाम जानती है कि ये जमात जो है झूठ और प्रोपेगेंडा पे पलती है, और वो लोगों में नफरत के बीज बोने में ये माहिर है। जहां तक बिजली के मामलात है, आप ठीक कह रहे हैं। देखें, एक ये सलूशन था जो इमरान खान साहब ने निकाला कि हुकूमत जाने से पहले उन्होंने बिजली भी सस्ती कर दी, पेट्रोल भी सस्ता कर दिया, एमनेस्टी भी दे दी, और मुल्क को जो है एक माशी दलदल में फेंक गए, और जिसकी वजह से IMF का मायदा भी टूट गया, और जिसको हम जोड़ते रहे, और उसकी वजह से ये सारी आज जो हमें महंगाई देखनी पड़ रही है वो हमें नजर आ रही है। और मैं मानता हूं इस चीज को कि अगर आमदन उस तर्ज पे ना बढ़े जिस तर्ज पे जो है अखराजात बढ़ रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये मैं समझता हूं कि जो मईशत को दुरुस्त करने के इक़दामात थे, वो कम अज कम जब तक हम हुकूमत में थे हम वो लेके गए। हमने IMF का मुआहदा बहाल किया,
और वो इकदाम किए जो पॉपुलर नहीं थे, क्योंकि लेकिन वो मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब फरमाते थे कि जी हमने रियासत नहीं, हमने सियासत नहीं, हमने रियासत बचाई है। लेकिन आपने चले बकौल आपके आपने रियासत बचाई है, लेकिन जो ये एक यूनिट की प्राइस देखिए, एक महीने के अंदर डॉलर कहां से कहां पहुंच गया। पेट्रोल हमारा 300 रुपए पे इस वक्त मिल रहा है, बिजली का यूनिट अभी 50 रुपए था, 55 65 डायरेक्ट फिर इसमें इजाफा कर दिया। तो लोग तो रोएंगे ना, लोग तो सिर्फ ये जानते हैं, वो तो कह रहे हैं खुदकुशियों पे मजबूर हो गए, वो कह रहे हैं हम जाएं तो जाएं कहां। नहीं, बिल्कुल लोगों से बिल नहीं उतारे जा रहे, लोग उधार पे चले गए हैं। लोग बिल उतारने के लिए आगे पीछे से बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बड़ा मुश्किल है। ये एक वाकई जो डिवैल्यूएशन इस मुल्क में हुई है रुपए की, और जो ओवरऑल एनर्जी कॉस्ट दुनिया में जो बढ़ी है, उससे पूरी दुनिया में एक प्रेशर है, और पाकिस्तान में ज्यादा है क्योंकि हमारी मईशत कमजोर है। इसके ऊपर जो है, मैं तो यही समझता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर हर एक को बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी, खास करके जो हुकूमत है, केयर टेकर सेटअप है, उसको भी बेल्ट टाइटनिंग करनी होगी। हुकूमत को अपने अखराजात को कम करना होगा। ये लाइन लॉसेस जहां तक आते हैं, वो तो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है या मीडियम टर्म प्रोजेक्ट है, ऐसे शायद ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि इस सिस्टम को भी तो एक चलाना है। राना साहब जो बात कर रहे हैं, मैं जुल्फिकार अली बदर साहब से भी यही सवाल आपके सामने रखती हूँ। जो बिजली महंगी हो गई, अब लोग जो बार बार एक ही सवाल करते हैं ना, कहते हैं इस मुल्क में इशराफिया को 220 अरब रुपए का पेट्रोल फ्री दिया जाता है, 500 अरब रुपए की इशराफिया की बात कर रही हूँ, बिजली फ्री दी जाती है, तो इन गरीब अवाम बेचारों का क्या कसूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा चौधरी साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये बड़ा आपका पर्टिनेंट सवाल है, इससे मैं सिर्फ गरीब आदमी तंग नहीं हो रहा, मेरे आपके जैसे हर तबका फिक्र के लोग तंग हो रहे हैं। और इसके ऊपर हम तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, हम तंग होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, हम आवाज़ उठाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जिन लोगों ने फैसला करना है, उन लोगों को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, चाहे वो माजी की हुकूमतें थी या उससे पहले की हुकूमत थी। तो हम जब भी बिजली बढ़ती थी, हमारी पार्टी और हम तो आवाज़ उठाते थे, चाहे हम हुकूमत का हिस्सा होते थे। उसकी वजह है कि अगर आप गरीब आदमी का ख्याल नहीं करेंगे, एहसास नहीं करेंगे, तो कौन करेगा। कॉज बिजली बढ़ने से, पेट्रोल बढ़ने से जो आम आदमी पे बोझ पड़ रहा है, जो आम आदमी की कमर टूट रही है, उसका किसी को एहसास नहीं हो रहा। उसकी वजह कि बिजली चोरी, टैक्स चोरी, गैस चोरी, और बैंकों से लोन लेके माफ करवाने वाले तो इस मुल्क के अंदर शर्फिया का हिस्सा बन गए, एंजॉय कर रहे हैं। और जो आपके मेरी तरह के लोग हैं, उनको और गरीब लोगों को प्रॉब्लम आई हुई है, वो कहाँ से जो है इतनी तो आपको लग रहा है सिविल नाम जानिब हालात जाएंगे? अभी लोगों ने बिल्स जलाना शुरू कर दिया, मीटर काटने के लिए एहलकार आए वापडा के, उनको मारा पीटा गया, तो आपको लग रहा है ये हालात सिविल नाफरमानी की जानिब जा सकते हैं? देखिए, सिविल नाफरमानी की तरफ तो नहीं जाएंगे। एक पाकिस्तान के अंदर ऐसे लीडर थे जिन्होंने कोशिश की थी अपनी कम अकली की वजह से मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक, लेकिन उनको शायद कम अकली और ना तजर्बेकारी की वजह से पता नहीं था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक एक बिजली का बिल जला के नहीं चलती। हालात मुश्किल होंगे। ये जो मारपीट का सिलसिला है या वापडा के एम्प्लॉइज के साथ जो लड़ाई झगड़ा है, ये बढ़ेगा लोकल लेवल पे, गली मोहल्ले में जब वो मीटर उतारने जाएंगे, लोग बिल पे नहीं करेंगे, तो ये हालात कशीदा होंगे। लेकिन इस लेकिन फिर इन हालात में आप इलेक्शंस में कैसे जाएंगे? फिर इन हालात में, चले आप कह रहे हैं सिविल नाफरमानी नहीं हो सकती, फिर आप इलेक्शन में कैसे जाए? क्योंकि लोग पीडीएम की हुकूमत को इस चीज़ का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि महंगाई मार्च हुआ था, बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद आए थे, मरियम नवाज आई थी, हमजा शहबाज आए थे महंगाई मार्च करने के, बहुत महंगाई होगी, मुल्क तबाह बर्बाद हो गया। अब क्या हो रहा है? बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए थे, उन्होंने एक लॉन्ग मार्च की थी, और इस मुल्क में उस वक्त के एक नाकाबिले तजर्बाकार, जिसमें ना काबिलियत थी ना अहलियत थी, ऐसे शख्स को हटाने के लिए आए थे जिससे मुल्क संभल नहीं रहा था। तो उसको हटाया, मुल्क संभालने की कोशिश की, और बहुत सारे ऐसे मुश्किल डिसीजन किए। अभी आप अपनी गुफ्तगू में भी बता रही थी कि इस मुल्क में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी सियासत डैमेज की है और अपना जो है मुल्क को और मुल्क के अवाम को मसाइल से निकालने के लिए किया है। अब देखिए, IMF का प्रोग्राम रोल बैक हो गया था, GSP प्लस खत्म हो गया था, आप FATF से निकल नहीं रहे थे। टर्की, चाइना, यूरोपीय यूनियन, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, रशिया, बहुत सारे मुल्क, आपके हमसाया ममालिक आपके साथ आपको डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में डाल दिया था। इस हुकूमत में आने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कावशों से ये मुल्क चला,
और आज जो लोग यहाँ पे आवाज उठाते हैं, जो हमारे ताल्लुक वाले ही हैं, दोस्त यार हैं, दूसरी पार्टियों में हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आपने जो इस मुल्क को इरिपेयरेबल लॉस दिया है उसको तो इसके जिम्मेदार पीटीआई हुए टाइम लगेगा। आप कह रहे हैं इसकी जिम्मेदार पीटीआई है। राना साहब की भी यही कहना है कि डॉक्टर जरका, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वो भी यही फरमा रहे हैं, बदर साहब भी यही फरमा रहे हैं कि जो कुछ किया धरा आपका है और आप IMF से मुआहदे तोड़ के गए। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि डॉक्टर जरका का है, नहीं, उनकी पार्टी का, डॉक्टर जरका साहबा तो बड़ी ऑनरेबल है। ये तो जो गुफ्तगू करके हमारे सामने करी है, इसी गुफ्तगू की वजह से तो ये सेनेटर बनी है, तो हमें तो खुशी है ऐसे लोग जब सेनेट में आए हैं। चलें, अच्छी बात है, कॉम्पिटेंट लोगों को आना चाहिए जरूर। डॉक्टर साहिबा क्या कहेंगी, क्या वाकई आप लोग जिम्मेदार हैं इस तमाम तर बहरान के? बहुत शुक्रिया जी, मैं क्या कह सकती हूँ। इनका तरीका ये है कि सारा कुछ 3.5 साल 75 साल का पाकिस्तान, 3.5 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिसमें के कोविड के बावजूद इमरान खान साहब आपके GDP को 5% से ऊपर ले गए, आपकी फॉरेन रिमिटेंसेस 36 अरब हो गई, आपकी एक्सपोर्ट्स 36 अरब डॉलर हो गई, आपने डॉलर को काबू में कर लिया, आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 11% ग्रोथ दिखाई, आपने पाकिस्तान के अवाम को हेल्थ कार्ड दिया जो आज तक अमेरिका जैसा मुल्क अपने लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स नहीं दे सका। तो आप मुझे बताइए, और बात कंप्लीट करने दें, मैंने आपकी बात में नहीं बोला, आपका बहुत शुक्रिया, आप मुझे बात करने दें, अपनी बारी में बोलिएगा। तो 10 डैम्स का प्रोजेक्ट बनाया, पाकिस्तान को इंटरनेशनल दुनिया में उसकी साख रिटर्न कराई, 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का डे यूनाइटेड नेशन से मनवाया, कश्मीर के एम्बेसडर बने इमरान खान साहब। तो ये सारी बातें कोविड के बावजूद और इन सब माफिया की दुश्मनियों के बावजूद, और 2000 गलतियां भी की, वो भी हम मानते हैं, इन गलतियों का तो खुमियाजा आज भुगत रहे हैं कि इमरान खान साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल में है, ऐसी जेल में है अटक में जहां पर ना A क्लास है ना B क्लास है, वहां पे उनको अपने वुकला से नहीं मिलने दिया गया, उनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, उनके जो जायज हकूक हैं वो उनको नहीं मिले। तो माशाल्लाह, और जिस तरह से कोर्ट्स और हमारे बड़े ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक, जिस तरह से वो और जस्टिस दिलावर हुमायूं जो एक मैजिस्ट्रेट हैं, जो कुछ उन्होंने कोर्ट में किया, ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री का हिस्सा है। और जो बातें ये मुझे आज कह रहे हैं या तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं, देखिए जब 1971 में पाकिस्तान 2 लाख हुआ था तो इसी तरह के लोग थे जैसे आज हैं, और इसी तरह के लोगों ने कभी इसको कहा, कभी जैद को कहा, कभी बकर को कहा। सच आज तक हम मानने को तैयार नहीं है। तो आप, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि दुनिया जानती है लेकिन इस बिल्कुल अवाम तो सब जानते हैं, अवाम देख रहे हैं और अवाम से बिल्कुल अवाम के इलेक्शन से ही तो ये खौफजदा है। जब अवाम निकल के अपना मैंडेट देगी और अवाम बताएगी कि किसको वो सजावार समझते हैं, ये तो अपनी पार्टी में अपनी पोजीशनों के लिए पीटीआई के खिलाफ जितना मर्जी बोल लें, पीटीआई को जितना जेलों में बंद कर दें, जिस तरह राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ ने मेरे क्लिनिक्स बंद किए, ये इनकी, देखिए ये इनकी वो फस्तायत वाली सोच है। मैंने फिर भी उनको इज्जत से बात की, मैंने फिर भी, आपको पता है, चेयरमैन सेनेट को मैंने खत लिखा, मैंने उनसे कहा कि देखिए चेयरमैन साहब, मैं इनकी इज्जत करती हूँ और मैं इनके साथ कोई जाती तनाजा नहीं रखती, मैं इनको माफ करती हूँ, लेकिन खवातीन के हवाले से अगर हमारी कौम में, हमारे भाइयों में जो हमारे मुहाफिज हैं, हमारा मजहब इनको हमारा मुहाफिज बनाता है, अगर ये हमारी हिफाजत, हमारी इज्जत नहीं कर सकते, तो हमें पार्लिमान में बेहतर रिवायत कायम करनी है। ठीक, तो मुझे तो लेकिन अभी जो ठीक, लेकिन आप जो बात कर रही हैं, असूलों पे हम बोलते रहेंगे, आप बोलेंगे जरूर असूलों पे, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं राना साहब, आप ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, उनकी ये शिकायत है, उनको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है, उनके कायद को, उनकी जमात को, और जिस तरह का रवैया रखा जा रहा है वो आप सबके सामने। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगी, ये तो सियासी बात होगी ना, अवाम के लिए क्या किया जाएगा? क्या निगरान हुकूमत, तो शायद वो तो कहते हैं जी हम तो इलेक्शन कराने आए, आपको लग रहा है अवाम के लिए कुछ इस खास अरसे में कुछ उनको रिलीफ मिलेगा किसी भी किस्म का, किसी भी नौयत का? देखिए, बात यह है कि हकायक क्या है। अगर हमने 72 सालों में 1100 अरब पे गर्जसी कर्जा गया था और पीटीआई के 3.5 सालों में
वो 2500 अरब पे चला गया, यानी कि तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गया, और फिर IMF के मुआहदे के तहत हमें उसको रोकना पड़ा। तो ये एक मुश्किल फैसला था। अब गर्दिशी कर्जा बढ़ नहीं रहा, उसके फ्लो को रोक लिया गया है। तो ये एक ऐसा इकदाम हमें लेना पड़ा जो मुल्क को दिवालियेपन से बचा रहा था, और इनके इकदाम मुल्क को दिवालियेपन की तरफ लेके जा रहे थे। अगर उसको हम रिलीफ समझें तो वो रिलीफ नहीं था, दर हकीकत आप एक खाई खोद रहे थे जिसमें इस मुल्क की मीशत ने गिर जाना था। अगर 72 सालों में 100 अरब के ऊपर गैस सेक्टर का खसारा था, और वो 3.5 सालों में PTI की हुकूमत उसको 1400 अरब पे चले लेके आज वो 1700 अरब पे खड़ा है, और हमने आज उसकी फ्लो को रोक दिया है, वो नहीं मजीद बढ़ रहा IMF के मुआहदे के तहत। तो वो भी एक मुश्किल इकदाम लेना पड़ा, वो उसकी वजह से महंगाई भी हुई, सब कुछ हुआ। अगर ये 400 अरब अशराफिया को टर्फ के जरिए बांट देते हैं और वो पाकिस्तान की मीशत में उसका कोई एडिशन नहीं होता, तो वो आज महंगाई की सूरत में सबको भुगतना पड़ रहा है। इसी तरह अगर गंदी मैनेजमेंट इन्होंने की माशी, तो वो खसारे बड़े बड़े छोड़ के गए, IMF के मुआहदे को खराब करके गए, तो आज सब भुगत रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो 75 साल के मसाइल हैं वो ये एक दिन में तो खत्म हो गए। नहीं, वो मतलब एक तसलसल है, हम अपना रोल प्ले कर गए। अब रिलीफ कैसे मिलेगी? बिजली के ऊपर आ जाएं। देखें, रिलीफ 2 चीजों की हमें चीजें खत्म करनी होगी। लाइन लॉसेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाने होंगे। लाइन लॉसेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे तब आएंगे जब आप मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरा ये है कि जो चोरी है 300-400 अरब की, उसको रोकना वो तो चले, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी हमने देखा ना, जुलाई में हमने इजाफी बिल्स भरे, अभी अगस्त के 15 दिन बाद मजीद इजाफी बिल्स आ गए। ये तो देखे ना, नाइंसाफी, सरासर नाइंसाफी है। 18 किस्म के टैक्स बिजली के बिल में लगाए गए और 48% इन टैक्सेस को बढ़ाया गया, और इनकम टैक्स तक बिजली के बिल से वसूल किया जा रहा है। तो ये मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अब जाहिर बात है आवाम भी यही पूछना चाहते हैं, उनका कसूर क्या है इस सारे सीन में? देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये सारे वो मसाइल हैं जो हमें दुरुस्त करने होंगे, और इलेक्शंस के अंदर जो हुकूमत उसके बाद आएगी उसको टैक्स रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगे। ये टैक्सेस जो रिटेल सेक्टर नहीं देती, जो एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं देता, जो प्रॉपर्टी का सेक्टर नहीं वहां है, वहां से लेने पड़ेंगे। और जब आप वहां से लेंगे तो यहां कमी आएगी। जब आप पावर सेक्टर को दोबारा से झंझोड़ेंगे, उसके टेक्निकल लॉसेस, थेफ्ट को खत्म करेंगे, तो फिर आप रिलीफ देने के काबिल होंगे। लेकिन आगे का सफर मुश्किल है भाई। ये अभी तो लोगों की बस हो गई, बिल्कुल बस हो गई है, हमारी भी बस हो गई है। इसलिए हम समझते हैं कि अब नाअहल लोगों को हुकूमत नहीं देनी चाहिए, जिन्होंने मुल्क को भी तबाह किया, जिन्होंने नफरत के बीज लोग कहां से आएंगे? बदर साहब, फौजी तंसीबात पे भी हमला कर दिया, उनकी कोई गुंजाइश नहीं है अब पाकिस्तान की सियासत। जुल्फिकार अली बदर साहब, फिर आपको लग रहा है अहल लोग कहां से आएंगे? यही लोग हैं, यही जमातें हैं, यही इनको हर दौर में आजमा लिया गया। मुझे याद है जब आपकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 में, तो शहबाज शरीफ साहब मीनार पाकिस्तान पे लोड शेडिंग के खिलाफ जलसे करते थे। आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ कहते थे लड़काना की सड़कों पे उल्टा लटकाऊंगा, क्योंकि लोगों के उस वक्त लोड शेडिंग बेतहाशा हो रही थी, इजाफी बिल्स आते थे। अब तो आप लोग भाई भाई बन गए, अब क्या करेंगे? अहल लोग कहाँ से लाएंगे आप? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में रवादारी की बड़ी जरूरत थी। अगर ये सारा बोलने के बावजूद आसिफ अली जरदारी साहब ने मियां शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया, तो मैं समझता हूँ सियासत में बड़ा दिल होना बहुत बड़ी बात है। तो इस बात पे तो आसिफ अली जरदारी साहब को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर है वो शहबाज शरीफ साहब को बनाया। असल बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को के हेड्स को, उनके जो हेड्स हैं और जो लोग हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऐसे लोगों को लेके आए जो अहलियत रखते हों, जो कल को पार्टी के अंदर भी और हुकूमत के अंदर भी आने के बाद एक ऐसे तरीके से काम करें जो एक कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी के साथ डिलीवर कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। उनका पास्ट एक्सपीरियंस, एजुकेशन, वो सारी चीज़ें देखने के बाद, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स एक सिर्फ MNA जीत के आ जाता है और आते साथ ही उसका वो पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता, वो 6 महीने सीखने में लगा देता है और उसके बाद फिर जब आप वो काम सीखता है तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो यहाँ पे 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो अदालती साइड पे अमीर और गरीब, ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि ये होगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। दूसरी, हुकूमत किसी की भी आए, इलेक्टेड आए, निगरान आए या कल को कोई भी आता है, एक बैठ के तय करना होगा कि हमने अपने मुल्क के अंदर रेवेन्यू को बढ़ाना है। हम अपना मुल्क का जब तक टैक्स
रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाएंगे नहीं। तमाम ये जो डायरेक्ट टैक्सेस है, लेस देन 1% ऑफ द पीपल दे पे द डायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल जरूरी जब तक इनकम हम टैक्स इसकी हम नहीं लगा परसेंटेज सकते, नहीं रियल बढ़ाएंगे, एस्टेट पे हम हमने अपने टैक्स मुल्क नहीं को लगाया, खुशहाल हम नहीं मुल्क को कर कैसे कोई सकेंगे। खुशहाल करेंगे? हमको स्टेक होल्डर्स को इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। लेकिन सोचे तो कोई ना, मैं इस पे मजीद बात करूंगी, मुझे एक छोटे से ब्रेक पे मजीद बात होगी और इंतखाबात की जो तारीख है उस पे देने पर रसाकशी जोर पकड़ने लग गई है, इस पर क्या मामलात होंगे बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात होगी इलेक्शंस के हवाले से और क्या वाकई ही बर वक्त इलेक्शंस का इनकाद हो पाएगा और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या करेगा, क्योंकि एक खींचातानी हमें दिखाई देती है। सदर साहब कहते हैं मैं इलेक्शन कमिश्नर से मिलना चाहता हूँ, वो कहते हैं आप आइन के तहत नहीं मिल सकते और उसके अलावा वो दीगर लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। इस पर मजीद हम बात करेंगे। इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक अटर्नी जनरल रह चुके हैं और मामन खुसूसी बराए एहतसाब भी आप रहे पिछली गवर्नमेंट में, आपको वेलकम कहते हैं। इरफान कादिर साहब, इंतखाबात की तारीख पर जो रस्साकशी हो रही है, सदर साहब ने कह दिया कि जी आप 90 दिन के अंदर, आइन कहता है इंतखाब कराएं, इलेक्शन कमीशन कहता है जी हमें इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम की गई उसके तहत जाहिर बात हम हल्का बंदियां करेंगे। आपको लग रहा है इलेक्शंस बर वक्त हो पाएंगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंजाब में इलेक्शंस की डेट जो है वो सदर साहब देंगे और फिर कहा था केपीके में गवर्नर साहब देंगे जी। और जब उनका वो ऑर्डर जो है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर उन्होंने, सदर ने भी एक डेट दी पहले भी, उस पर भी जब अमल दरामद नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी 14 मई को जी इलेक्शन होंगे। तो मैंने तभी कह दिया था कि ये तमाम डेट्स जो हैं, ये मामला जो है ये इलेक्शन कमीशन के करने का, इलेक्शन कमीशन बना ही इसीलिए है, इसका सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट भी समझ गई है कि वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो 14 मई का ऑर्डर था, एक तो वो अपने ही कुछ जजेस के, मेजॉरिटी जजेस के खिलाफ वो एक ऑर्डर उन्होंने पास किया था 3 जजेस ने, ठीक, और वैसे भी आईनी तौर पे भी वो सही नहीं था, क्योंकि मैं फिर आपके प्रोग्राम की वसातत से कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन का फंक्शन है डेट देना, तो सदर साहब का यहाँ पे तो है भी नहीं। तो इसलिए अब इलेक्शन कब होंगे, अगर आपके सवाल को देखा जाए तो हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि 90 दिन के अंदर हो। ठीक है, लेकिन 90 दिन के अंदर आप जब कराएंगे तो आइन के जो बाकी आर्टिकल्स हैं उनको भी मलूज़े खातिर रखेंगे। मसलन अब एक नया सेंसस जो है वो मुकम्मल हो चुका है, तो ये नहीं हो सकता कि आप नया सेंसस हो तो फिर उसकी डिलिमिटेशन में हो, तो डिलिमिटेशन का भी एक वक्त लगता है। तो ये तमाम प्रोसेस जब मुकम्मल हो जाएगा तो इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि वो आइन की रूह के मुताबिक होंगे। ये नहीं होता कि आपका आइन का आपने एक प्रोविजन पकड़ लिया और बस उसी पे इन्हार करना। लेकिन इरफान कादिर साहब, आइन भी तो अहम है ना, आइन सुप्रीम है या इलेक्शन एक्ट है? एक्ट तो देखे ना, एक एक्ट है। एक्ट की तो मैंने बात ही नहीं की ना, मैंने एक्ट की बात नहीं की, मैंने आइन की बात की है। मैंने कहा कि आइन ही में लिखा हो रहा है, सेंसस के बारे में भी, कि लेटेस्ट सेंसस के मुताबिक इलेक्शंस होंगे और डिलिमिटेशन जो है वो भी फिर उसी के मुताबिक होगी। तो ये सारी स्पिरिट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बात कर रहा हूँ मैं, इस वक्त कानून की बात नहीं कर रहा, यानी स्टैट्यूट की बात नहीं कर रहा, इलेक्शन एक्ट की मैं बात नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो अभी चेयरमैन पीटीआई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ रिमार्क्स दिए और मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब अपने करियर से खेल रहे हैं और मेरे लिए तो जजेस का खास एक रवैया था, उनके लिए खास एक रिलीफ है, लेकिन हमने ये देखा उनको रिलीफ तो नहीं मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला है, आए दिन कभी वकील बीमार हो जाते हैं, कभी जज साहब बीमार हो जाते हैं और पेशियों पे पेशियां चलती रहती हैं। आपको लग रहा है वाकई इंसाफ हो रहा है इस सारे मामले में? देखिए, नवाज शरीफ साहब एक हद तक बात सही कर रहे हैं कि अदालतों ने बहुत ज्यादा सियासत में एक रोल अदा करना शुरू किया है, लेकिन कता नजर इससे कि मियां साहब क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते, हकीकत ये है कि अदालत जब भी सियासत में घुसी है उसमें नुकसान सियासत का इतना नहीं हुआ जितना अदालत का हुआ है। और अगर मियां साहब ये इशारा कर रहे हैं कि आज भी अगर इस तरह की झलक मिलती है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो टिल्ट उसका किसी खास मखसूस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है, तो उनका कहना ये हक बजानिब है कि इससे अदलिया भी अपने आप को कमजोर करेगी और चीफ जस्टिस जो जाने वाले हैं अन करीब वो भी अपनी साख को खराब करेंगे।
तो उस हद तक ठीक है, लेकिन इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो सियासी मंजरनामा है उसमें जितने भी सियासतदान हैं उनको चाहिए कि अपने मामला जो हैं वो बेहतर खुद तय करें, बिल्कुल, और पार्लियामान में तय करें। सही। और अदालतों को भी चाहिए कि वो इस चीज से इज्तनाब करें, और ये जो उनको भी बड़ा जोश आता है और वो इसके बीच में घुस के तो अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स में चले जाते हैं। मसलन मौजूदा चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी के बेंचेस बारहा बनाए और उनको हम ख्याल बेंचेस का नाम दिया गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस को ये कहना पड़ा कि ये जो पिक एंड चूज है बेंचेस का नहीं होना चाहिए। एक जज साहब ने यहाँ तक कहा कि ये वन मैन शो नहीं होना चाहिए, तो ये आवाजें भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उठी। सही। तो लिहाजा ये जरूरी है कि अदालतें जो है ना सिर्फ कि वो जानिबदार नहीं होनी चाहिए, बल्कि जानिबदारी उनमें नजर भी नहीं आनी चाहिए। नजर भी नहीं, और यही लोअर कोर्ट में भी ऐसा होना चाहिए जो अभी वहां पे हो रहा है। बिल्कुल, लोअर कोर्ट में भी, हर कोर्ट में ऐसा होना चाहिए। ठीक, इंसाफ होता दिखाई देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो यही कह रहे थे कि सियासतदानों को अपने फैसले पार्लियामान के अंदर बैठकर करने चाहिए। डॉक्टर जरका, आपको लग रहा है कि जनवरी फरवरी में इलेक्शंस जाएंगे और उससे पहले अगर जो 90 दिन का मुतालबा है उसमें नहीं होते, जैसे आगाज में भी आपने कहा कि सदर साहब मिलना चाह रहे हैं और वो नहीं मिल रहे उनसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो फिर मामला खटाई तो नहीं लग रहा, खटाई में जाता होगा कहीं? जी देखते हैं ना जी क्या होता है। ये तो मामला तो देखें, 1.5 साल से ये इसी तरह कर रहे हैं। ये जो राना एहसान साहब बड़े ऑनरेबल है मेरे लिए, जो वो बातें कर रहे थे। एक तो मैं आईएमएफ के हवाले से, मैं पहले जवाब नहीं मैंने इसका दिया, आईएमएफ के हवाले से जो ये बार बार कह रहे हैं कि पीटीआई, तो जी आपके इसहाकदार साहब ने आईएमएफ को खट्टा किया बार बार उनसे लड़ाइयां करके, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि आईएमएफ हो। फाइनली शहबाज शरीफ साहब को खुद जाना पड़ा पेरिस, जाके गोडे गिट्टे पकड़े उन्होंने, तो $1 बिलियन का सारा इनका जो आईएमएफ का साथ, तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में, कि $1 अरब के लिए ये इतने जलील हो रहे हैं और इनके अपने ये हालात हैं। हमारे हमसाए हिंदुस्तान को आप देख लें। जहां रही इलेक्शंस की बात, तो इलेक्शंस का तो देखिए, इन्होंने तो वो जो इनका तरीका है, जिस तरह से इन्होंने लोगों को, देखें जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, जिस मुल्क में कानून नहीं होगा, जिस मुल्क में आइन शिकनी होगी, और आइन शिकनी हर आदमी कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह की आइन शिकनी करके गए हैं, शहबाज शरीफ साहब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में थे, जिस तरह उन्होंने पंजाब के इलेक्शन नहीं कराए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको पता नहीं क्यों छोड़ दिया, लेकिन ही वाज इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ही शुड हैव बीन पेनलाइज्ड। जिस तरह आपने यूसुफ रजा गिलानी को पेनलाइज किया गया था। तो ये आपको लग रहा है मसलत पसंदी से काम लिया गया, कुछ मसलत पसंदी भी दिखाई गई? ये बता दूं, जो भी जाएगा इलेक्शन में अवाम अपना हिसाब लेंगे, सवाए इसके कि इन्होंने लोगों को उनके नाक बांध, मुंह बांध, पट्टी ताले जिस तरह ये लगा रहे हैं, जो एक फस्तायत की लहर, ये जो नून लीग की अभी हुकूमत गई है, जो ये रविश शुरू करके गई है, लोगों के घर में बगैर वारंट के जाना, लोगों के इमलाक को तोड़ना, लोगों के कारोबार बंद करने, लोगों की बहनों बेटियों के साथ ज्यादतियां करनी, जिस तरह से खवातीन को इस वक्त जेल में रखा गया है, उनके हकूक नहीं उनको मिल रहे, और जो ये पूरा इन्होंने एक गैर कानूनी, गैर आईनी सिलसिला जो पुलिस के तहत ये करवा रहे हैं और एजेंसीज के थ्रू, इसका हिसाब इनको आज नहीं तो अब आप कह रही हैं कि अब इसका हिसाब होगा। जुल्फिकार अली बदर साहब, आप भी इलेक्शन में जाएंगे क्योंकि सारी जमातें इस चीज़ का इंतजार कर रही हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। आपको लगता नहीं है कि हमारे यहाँ हर चीज़ को मुतनाज़ा बना दिया जाता है? इलेक्शन आइन के अंदर लिखा है, एक हद मुकर्रर है, इलेक्शन कमीशन का काम था कि वो हर हाल में हर तरह से अपने आप को तैयार रखता है कि 90 दिन के अंदर कभी भी मुल्क में इलेक्शन करवाने पड़ जाए। आपको लग रहा है जानबूझ के मामलात को लटकाया जा रहा है? कोई शायद किसी की नीयत नहीं है, ये मामला मजीद लटकेगा, आगे तक जाएगा क्या? देखिए, हमारी पार्टी और लीडरशिप ये समझती है कि ये जो भी मामला है उसमें आइन की पासदारी करनी चाहिए, और हम तो यही आवाज उठाते आए हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। कल आप देखें कि एक डेलीगेशन भी मिलने जाएगा चीफ इलेक्शन कमीशन को। अभी हमारी सीईसी का इजलास चल रहा है, उसके अंदर भी यही चीज डिस्कस हो रही है कि 90 दिन में हर सूरत इलेक्शन कराने चाहिए। डीलिमिटेशन का जो भी टाइम दिया है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को मामले को स्पीड अप करना चाहिए, और इलेक्शन को जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसको फॉलो करना चाहिए। दे शुड गो बाय द बुक्स,
तो वो हम तो इसी चीज के ऊपर आवाज उठाएंगे। बाकी ये कि ये जो कंसेंसस बिल्ड करना है और जो चीज लेनी है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से इकट्ठे करके देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, तो उसके बाद हम पार्टी पॉलिसी और लीडरशिप अपनी जो है बात बताएगी। बिकॉज इस मुल्क के अंदर अभी डॉक्टर साहबा ने बड़ी अच्छी बात की कि जिसने आइन शिकनी किया उसका हिसाब होना चाहिए। वो जब खान साहब के होते हुए उस वक्त के डिप्टी स्पीकर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर पंजाब, जिसने आइन शिकनी की थी उन सब के ऊपर जो है ना, एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो उस टाइम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर को कह चुके हैं कि आप केस रजिस्टर कराएं। तो ये अब स्टेट को चाहिए कि जिसने आइन शिकनी की है उन सबको कानून के कटघरे में लेकिन जो माजी में भी जिसने आइन शिकनी की और नजरिया ज़रूरत जब से जन्म लिया जस्टिस मुनीर की क़यादत में और आज तक ये मामला चलते आ रहे हैं, फिर जिसने आइन शिकनी की फिर सब पे आप आर्टिकल 6 लगाएं, सब पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 से पहले आर्टिकल 5 भी लग सकता है, लॉयल्टी टू द स्टेट होनी चाहिए। असल बात यह है कि जिसकी लॉयल्टी टू द स्टेट नहीं थी तो उसके ऊपर लगाना चाहिए। आर्टिकल 6 और ट्रीजन के केस में आता है। असल क्वेश्चन आएगा यहाँ पे आर्टिकल 5 का कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए और सबको लाके पूछना चाहिए कि किसके कहने पे आपने ये आइन शिकनी की है। लेकिन तो ये तो चले एक लंबी डिबेट हो जाएगी ना, वो तो फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारी डोमेन ही नहीं है, हम तो इसमें मुझे याद है यूसुफ रजा गिलानी साहब ने हाउस के अंदर खड़े होकर कहा था जब उन पे मुतालबा किया गया था परवेज मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 लगाया जाए, तो उन्होंने कहा ये डूएबल नहीं है। देखें एक नजरियाती जमात की जानिब से ऐसा स्टेटमेंट आना, वो भी फिर सबके सामने, मैं ये जो क्योंकि इलेक्शंस की बात हो रही है, बार बार लोग यही सवाल करते हैं इलेक्शन बर वक्त हो जाए, नए नुमाइंदे आएँ जो फैसला करें आवाम का, जो उनकी किस्मत का, और उनको रिलीफ दें। राना साहब, आपको लग रहा है जो हम बार बार रिलीफ की बात करते हैं, इलेक्शन बर वक्त हो गए या बाकी जो मामलात हैं, तो आपको लग रहा है आप सब एक टेबल पे बैठेंगे पाकिस्तान के लिए और इस पे कोई नया कंसेंसस निकाल सकते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूं कि जो हम रिलीफ चाहते हैं ना, अब रिलीफ पेट्रोल सस्ता करके कर्जे के पैसे के ऊपर या बिजली सस्ती करके कर्जा और लेके ये रिलीफ नहीं होता। इस तरह का रिलीफ दे के हम यहाँ इस लेवल पे पहुंचे हैं। हमें अब रिफॉर्म्स की जरूरत है और वो मैसिव रिफॉर्म्स हैं जो मेरे ख्याल से करने की जरूरत है। उसके लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात होती रही है। ये जो कोalition हुकूमत थी वो तो तैयार थी, एक आदमी जो है वो तैयार नहीं है। वो इसलिए नहीं तैयार क्योंकि उसकी जो सियासत है वो प्रोपेगेंडा पे है कि ये इंटरनेशनल साजिश है। उसकी सियासत जो है वो मीर सादिक, मीर जाफर की कहानियों में है जो कि नफरत के बीज बोती है। उसकी सियासत ये है कि इस मुल्क में मैं अच्छा हूं, बाकी सब गलीज हैं, सब जो हैं वो नापाक हैं और मेरे बगैर जो है ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। वो इक्तदार की भूख के अंदर इतना डूब गया कि उसने आग लगा दी। उसने मुल्क के फौजी तंसीबात को भी आग लगा दी, उसने मुल्क के लोगों के दिलों में भी आग लगा दी। तो ये यहाँ बिल्कुल मैं तो समझता हूं अगर सियासी स्टेक होल्डर्स कंसेंसस कर लें तो हम 2-3 साल पे ऑन ट्रैक आ जाएंगे। चलें, फिर रिलीफ भी मिलेगा। अल्लाह करे, अल्लाह करे। अगर देखिए, लेकिन जो बात डिबेट होनी चाहिए ना, वो ये नहीं होनी चाहिए कि आज आप पेट्रोल सस्ता कर दें। कोई नहीं कर सकता सस्ता। पेट्रोल इंपोर्ट होता है, जो इंपोर्ट होता है और जो आपका जो रुपए की वैल्यू है, जो उसकी कदर है एक्सचेंज रेट की, उसके मुताबिक जो है वो आपको कीमत मिल जाती है। लेकिन हमें वो सस्ता पेट्रोल तो आपने मंगाया था शायद रशिया से, उसके फवाइद भी बताए गए थे, लेकिन वो अवाम तक उसकी रसाई शायद नहीं हो सकी, वो मिला नहीं। जी बदर साहब क्या कहना चाहेंगे? आखिरी बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा को शायद भूल गया है कि वो खान साहब जो हेलीकॉप्टर पे ट्रेवल करके आते थे, और इनके और नॉलेज के लिए बता दूं, ये ऑन रिकॉर्ड किसी भी जगह से चेक करवा ले कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना और अपने साथ ट्रैवल करने वाले जितने भी लोग थे उनके साथ उनका खर्चा खुद उठाया है। फॉरेन ऑफिस में जितनी देर रहे हैं वो अपना खाना पीना अपनी जेब से करते रहे। वहां पे वॉशरूम बना है तो अपनी जेब में से खर्चा किया है, और वहां पे जितने तोशाखाना के तहरीफ आए हैं वापस किए हैं, और जो 3 अंडर वैल्यू थे वो वापस कर दिए, वो उन्होंने नहीं लिए। तो अगर खान साहब के साथ मुआवजा करना है ना बिलावल साहब का, तो कोई मुआवजा नहीं है। जिस बंदे को ये नहीं पता कि जर्मनी जापान की सरहद और साल के 12 मौसम होते हैं, 50 लाख घर
और 1 और करोड़ नौकरी देनी है, तो वो उस तरह के लीडर के बारे में बात करके मैं आखिरी बात करें राणा साहब आपको क्या लग रहा है, वो जैसे जिन खदशात का इजहार कर रही हैं डॉक्टर जरका कि उनके लीडर की जान को खतरा है, तो क्या वाकई उनसे कोई बदला लिया जा रहा है जेल के अंदर जो उनकी जान को खतरा है, और कोई अगर कल को कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का प्रिजन मैनुअल है या प्रिजन रूल्स हैं और जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक उनको फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए। लेकिन एडिशनल वो जो सेशन जज गए थे जिन्होंने जेल का दौरा किया, उन्होंने कहा कोई ऐसी प्रिजन रूल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, कोई ऐसा उनको रिलीफ वहां नहीं दिया जा रहा। नहीं, अगर तो वो जो कोई जज गए हैं तो वो अथॉरिटी रखते हैं कि वो अगर कोई शॉर्टफॉल है उसको कवर कर लें। मैं तो इस चीज का हामी हूं कि उनके सारे जो एज अ प्रिजनर, एज अ मुजरिम, एज अ पर्सन इन जेल, उनकी जो हकूक है उनको मिलने चाहिए। ठीक, चलें, बड़ी अच्छी बात है। ज़रूर इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, राणा साहब आपका शुक्रिया, बदर साहब आप तमानों का शुक्रिया। और इसी नोट के साथ कि पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि उनको रिलीफ दिया जाए, हुक्मरान उनके लिए बात करें, उनके जो बिजली के बिल्स इजाफी आ गए, लोग उनसे छुटकारा चाहते हैं, क्या इसके बारे में भी आज तक किसी ने सोचा है? इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। ट्विटर पर आसमा एस चौधरी पर फॉलो कर सकते हैं। फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।